गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सॉरी कल वीडियो नहीं डाल पाया। एक्चुअली कल मेरी भांजी का बर्थडे था तो फिर थोड़ा सा उसमें ही लग गया कल। तो हमारा चल रहा था 20वां अध्याय, उसका एक पार्ट हो गया था, अब आधा बचा है। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालिक सुधार को संभव बनाते हैं। जो प्रतिभा और समीक्षा होती है वो जो दीर्घकालिक सुधार होता है उसको संभव बनाती है, क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं। आपकी जो गलतियाँ उसके प्रति आपको सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों को बारे में सोचने में मदद करते हैं। और सुधार के जो मार्ग होते हैं जो संभव हो सकते हैं उनमें सुधार करते हैं, उनमें सोचने को मदद करते हैं। प्रतिबिंब के बिना बिना हम बहाने बना सकते हैं, उसे युक्त संगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। बहुत सारे बहाने बना सकते हैं हम खुद से ही लेकर। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं जो यह बताती हो कि कल की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं या बदतर। कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं हुआ कि हम अच्छा कर रहे हैं कल से या गंदा कर रहे हैं। इसका कोई क्या सबूत है, उसके बिना हमको पता नहीं चल पाएगा। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं और इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक इलियूड किपचोगे ओलंपिक स्वर्ण विजेता होने के साथ सर्वकालीन महान मैराथन धावकों में गिने जाते हैं। एक धावक हुए हैं केन्या के, जिनका नाम है इलियूड किपचोगे। ये ओलंपिक में स्वर्ण विजेता हुए थे एक बार और सर्वकालीन महान मैराथन धावकों में इनका नाम शुमार है। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते हैं। ये जो हैं धावक हमारे, ये अब भी हर अभ्यास के बाद, जो हर प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद नोट्स बनाते हैं, जिसमें वे हर दिन के प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उन कमियों को तलाशते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वर्ण पदक विजेता तैराक केटी लेडेटी अपनी वेलनेस को 1 से 10 के बीच में पैमाने पर रिकॉर्ड करती हैं और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बात को भी नोट करती हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद निकाली। अब इसी प्रकार से एक स्वर्ण पदक विजेता और हुई हैं तैराक में, जिनका नाम है कैटी लेडेकी। वो 1 से 10 के बीच खुद को नंबर देती हैं कि पौष्टिक तत्वों की इस बात को नोट करती हैं कि मैं कितना पौष्टिक खा रही हूँ, और वो भी इसको भी नोट करती हैं कि मैं कितने अच्छे से अपनी नींद पूरी करती हूँ। वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती हैं। हर हफ्ते के अंत में उनके कोच नोट देखते हैं और उनमें अपने विचार जोड़ते हैं। वे और लोगों से भी कंपेयर करते हैं खुद का रिकॉर्ड, और हफ्ते के अंत में उनका जो कोच होता रहता है वो उनके नोट्स को देखता है और उसके बारे में अपने विचार डिस्कस करते हैं। ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते। कॉमेडियन क्रिस रॉक जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं तो वे दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब्स में जाते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं। वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा चुटकुला अच्छा रहा और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। बची रहने वाली किलर लाइनें उन्हें नए शो की शान बन जाती हैं। ऐसा केवल ये नहीं कि धावक और एथलीट ही ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक उदाहरण है क्रिस रॉक, जो एक कॉमेडियन हुए हैं। जब कोई नया कंटेंट ही बनाते हैं तो वे दर्जनों बार छोटे छोटे नाइट्स क्लब में उसको प्रैक्टिस करते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। स्टेज पर नोटपैड लेके जाते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस चुटकुले पर सबसे ज़्यादा लोग हंसते हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है कहाँ नहीं। और बची वाली जो लाइनें हैं, किलर लाइन बोलते हैं, उनसे ही वो बाकी स्टेज पे जाके अपनी तारीफ़ें बटोरते हैं। मैं उन एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स को जानता हूँ तो डिसीजन जनरल रखते हैं। इसमें वे हर हफ्ते उनके बड़े निर्णय लिखते हैं। वे ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे किस बात की परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि कहाँ वे सही रहे और कहाँ गलत। कुछ एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टर्स को ये हमारे जो लेखक है वो जानते हैं, इसलिए वो डिसीजन जर्नल रखते हैं अपने पास। एक डिसीजन जर्नल होती है जिसमें आप अपने डिसीजन को लिख सकते हैं। हर हफ्ते उनके निर्णय लिखते हैं वो हर हफ्ते। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिया, किस परिणाम से उम्मीद लेकर किया, तो ये सारा वो लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। और हर माह के अंत में अपने डिटेल्स को कलेक्ट करके उसको देखते हैं कि कहाँ सही रहा और कहाँ गलत। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना सही समय सही चीज़ों में लगाएं और जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें। ठीक पैट रायली की तरह, जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयासों में समायोजन करते थे। पैट रायली जो हमने पीछे डिस्कस किया था। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो आप उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते। अगर कोई आदत आपकी निष्प्रभावी है, उससे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो उसको जारी रखना कोई मतलब वो नहीं, अच्छा वो नहीं है।
आप उसको कंटिन्यू ही रखते हो उस चीज़ को। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतिबिंब और समीक्षा के 2 प्राथमिक तरीके अपनाता हूँ। हर दिसंबर में सालाना समीक्षा करता हूँ, जिसमें मैं पिछले साल की झलक देखता हूँ। मैं अपनी आदतों की तुलना करता हूँ कि मैंने वर्ष में कितने आलेख छपाए, कितना वर्कआउट किया, कितने नए स्थानों पर गया, आदि आदि। इसके बाद मैं फिर 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपने विकास या इसके अभाव पर ध्यान देता हूँ। फिर मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बिहाफ पे मैं डिसाइड करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष क्या अच्छा हुआ। दूसरा है, इस वर्ष इतना अच्छा क्यों नहीं रहा। और तीसरा है, मैंने क्या सीखा। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनका हमको जवाब लिखना चाहिए था। जब 6 माह बाद गर्मी आती है तब मैं सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट बनाता हूँ। हर एक की तरह मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की रिपोर्ट मुझे यह समझाती है कि मैं कहाँ गलती करी है और मुझे ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। मैं इसका उपयोग अपने मूल मूल्यों की ओर फिर देखने के लिए करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप रह पा रहा हूँ। तब यह होता है जब मैं अपनी पहचान का प्रतिबिंब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसके लिए कार्य कर सकता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा की वार्षिक रिपोर्ट इन 3 प्रश्न का जवाब देती है। अब कुछ 3 प्रश्न हैं जो इनके सत्यनिष्ठा जो वार्षिक वाला सत्यनिष्ठा का जो पैटर्न उन्होंने बनाया है वो क्या जवाब देते हैं इन चीज़ों का। तो पहला प्रश्न है, मुझे और मेरे कार्य को चलाने वाले मूल मूल्य क्या हैं। मूल्य मतलब कि जिन मूल्यों पे कार्य किया जा रहा है, कि मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, जो मेरी काम की जड़ें हैं वो कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं किस तरह से अपनी सत्यनिष्ठा के साथ रहता हूँ और काम करता हूँ। और तीसरा है, मैं किस तरह से भविष्य में उच्च मानक स्थापित कर सकता हूँ। ये 3 क्वेश्चन है। इसके आधार पर वो अपनी सत्यनिष्ठा का पैटर्न पता करते हैं। ये 2 रिपोर्टें ज़्यादा समय नहीं लेती हैं, हर साल मात्र कुछ घंटे, लेकिन वे सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे धीरे धीरे नीचे गिरने से रोकती हैं और यह तब होता है जब मैं करीब से ध्यान नहीं देता। वे हर वर्ष याद दिलाती हैं कि मैं अपनी इच्छित पहचान को देखूं और विचार करूं कि आदतें मुझे कैसा बनने के लिए मदद कर रही हैं, जैसा मैं बनना चाहता हूं। वे यह संकेत देती हैं कि कब मुझे आदतों का उन्नयन करना चाहिए और नई चुनौतियां लेनी चाहिए। साथ ही कब मुझे मेरे प्रयासों को परिभाषित करना है और कब मूल तत्वों पर केंद्रित होना है। ये सारा उनको इन रिपोर्टों के जवाब से मिल जाता है। प्रतिबिंब एक दृष्टिकोण भी देता है। दैनिक आदतें जिस तरह से संयोजित होती हैं उसकी वजह से वे शक्तिशाली होती हैं। जो हमारी दैनिक आदतें हैं, जिस प्रकार से हमने उनको संयोजित किया, जिस प्रकार उनका पैटर्न बनाया है कि इसके बाद ये करना है, इस वजह से वे शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती हैं इस वजह से। लेकिन हर दिन विकल्प पर अधिक चिंता करना वैसा ही है जैसे कि आप खुद को 1 इंच दूर से आईने में देख रहे हो। अब आप हर कमी को देख सकते हैं और बड़े प्रतिबिंब पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, जबकि बहुत अधिक फीडबैक मिल सकता है। आप हर कमी को देख रहे हो अपनी, और बड़े प्रतिबिंब जो मतलब उसका बड़ा स्वरूप है उस पर आपकी नज़र रहती है, यहाँ मोटा मोटा क्या हो रहा है, जबकि बहुत अधिक फीडबैक मिल सकता है। क्योंकि बड़े प्रतिबिंब पर आपका अगर आप दृष्टि डालें तो उससे आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल सकता है। इसके विपरीत आदतों की कभी समीक्षा नहीं करने का मतलब है आईने की ओर कभी ना देखना। आप बिल्कुल ही आदतों का वो नहीं कर रहे हो, संयोजन नहीं कर रहे हो या उनकी समीक्षा नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल आईने में खुद को नहीं देख रहे हो। आपको आसानी से सुधारी जाने वाली गलतियों के बारे में पता नहीं होता है। शर्ट पर दाग, दांत में फंसा खाना, ये बहुत छोटे फीडबैक हैं। समय समय पर प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रियाएं वैसी होती हैं जैसे बातचीत करने योग्य दूरी से स्वयं को आईने में देखना कि इस दूरी से कि बातचीत सुनाई दे आपस में। आप महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं जो बड़े दृश्य के ओझल हुए बिना आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बदलावों को आप देख सकते हैं जो बड़े दृश्य के ओझल हुए बिना ही आपको दिख जाते हैं। आप पूरी पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर या घाटी के पीछे दीवाना नहीं होना चाहते। आप पूरी पर्वत श्रृंखला को देखना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कि आप स्पेसिफिक चीज़ के पीछे दीवानगी की हद तक जाएं, ऐसा नहीं है। आपको दृश्य पूरा दिखता है और आप पूरा देखना चाहते हैं। अंततः हम कहते हैं कि प्रतिबिंब और समीक्षा व्यवहार में बदलाव के एक अहम पहलू पर फिर गौर करने का आदर्श समय प्रदान करते हैं। यह पहलू है हमारी पहचान। ये जो कैरेक्टर हम बना रहे हैं ये आदतों से ही मिलकर बनता है, और अगर हम इनको फॉलो ही नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। उन धारणाओं को कैसे तोड़ें जो आपको बढ़ने नहीं देती हैं। अब जो कैसी मूल धारणाएं हैं जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आरंभ में आदत को दोहराते जाना आपकी इच्छित पहचान से साक्ष्य जुटाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे ही आपको नई पहचान मिल जाती है उस समय वे धारणाएं ही अगले स्तर के जाने से आपको रोकती हैं। आप
के विरोध में काम करते हुए आपकी पहचान गौरवानुभूति देने लगती है और जो आपकी कमजोरियों को नकार कर वास्तव में आपको विकास करने से रोक देती है। यह आदत को बनाने की सबसे बड़ी कमजोरी में से एक है। कोई विचार जितना अधिक हमारे लिए पवित्र होता है उतनी गहराई से वो हमारी पहचान से जुड़ा होता है। कोई भी विचार अगर हमारे लिए पवित्र है तो वो उतना ही गहराई से हमारे अंतरतम तक जुड़ा होगा। आलोचना के बावजूद हम कड़ाई से उसका बचाव करते हैं क्योंकि उस चीज़ को हम बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो आदत कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे हर जगह देखेंगे। स्कूल टीचर जो पढ़ाने के नए उपायों पर ध्यान नहीं देते और वे ही अपने जांच परखी प्लान पर जमे रहते हैं। एक वरिष्ठ मैनेजर जो अपने तरीके से काम करने के लिए वचनबद्ध होता है, एक सर्जन या युवा डॉक्टर के विचारों को खारिज कर देता है, ऐसा बैंड जिसका पहला एल्बम हलचल मचा देता है और फिर वही एक ही ढर्रे पर चलने लगता है। हम किसी पहचान से जितना ज़्यादा चिपके रहेंगे उतना ही मुश्किल होगा आगे बढ़ना। जितना ज़्यादा हम अब किसी स्पेसिफिक पहचान से चिपके रहेंगे उतना ही मुश्किल हमको आगे बढ़ने में होगा। देखा होगा आपने कि कभी भी कोई स्टार्टअप करते हैं, अगर वो स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर गए तो वो अपना ही पैटर्न पे चलते रहते हैं, वो कभी उसको चेंज नहीं करते, इसीलिए उनका विकास भी उसी लेवल तक होता है, उससे आगे कभी नहीं होता है। तो अपनी पहचान से चिपकना बहुत बंद करना पड़ता है खुद की ग्रोथ करने के लिए। एक हल तो है कि सिर्फ किसी एक पहलू को अपनी उस पहचान का बड़ा हिस्सा बनाने से बचें जो आप हैं। एक हल तो यह है किसी एक पहलू को अपनी उस पहचान का बड़ा हिस्सा बनाने से बचें जो आप हैं वो उसको किसी पहचान का बड़ा हिस्सा को मत बनाइए उस चीज़ को। निवेशक पॉल ग्राहम के शब्दों में अपनी पहचान को संक्षिप्त ही रखें। अपनी जो पहचान है, कहीं आप इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को तो उसको बहुत संक्षिप्त रखिए। बहुत डिटेल में खुद को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत गहराई से आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं जिनसे आप चिपके हुए होते हैं, जो आपके मूल होते हैं। अगर वो टूट गए तो आप भी अंदर ही अंदर कहीं टूट सकते हैं, इसका खतरा रहता है। निवेशक, जितना अधिक आप एक ही धारणा से स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, जीवन की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने में ही उतनी परेशानी होगी। जितना अधिक आप एक ही धारणा को लेकर आप स्वयं को परिभाषित करते रहेंगे, खुद को डिफाइन करते रहेंगे एक ही चीज़ को लेकर कि हाँ मैं ये हूँ, उतना ही अधिक होगा आपको खुद को दूसरे रूपों में ढलने में, क्योंकि वर्सटाइल होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए आपको वर्सटाइल होना है, और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक धारणा से जुड़े हैं तो उसमें फिर आपके लिए बहुत बड़ा एक मेजर डिफ़िकल्टी आएगा। यदि आप अपना सब कुछ एक ही चीज़ पर लगा देते हैं या फर्म के भागीदार से जोड़ देते हैं या जो भी हो, तो आपके जीवन के उस पहलू में जो नुकसान होगा वह आपको हिलाकर रख देगा। यदि आप शाकाहारी हैं और फिर भी आपकी सेहत के लिए आपको डाइट बदलनी होती है तो आपकी पहचान एक संकट हो जाएगा। जब आप एक पहचान से बहुत अधिक चिपके रहते हैं तो आप नाजुक हो जाते हैं। एक ही चीज़ टूट जाने पर आप खुद को खो देते हैं। अब जब आप एक ही पहचान से चिपके हुए होते हैं तो आप बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपको कुछ भी चीज़ हिला के चली जाएगी, क्योंकि आप स्पेसिफिक किसी एक चीज़ से चिपके हुए हैं खुद की पहचान को लेकर। और एक ही चीज़ ही, और ये जो चीज़ है जिससे आप चिपके हुए हैं, अगर ये टूट गई तो आप भी टूट सकते हैं इसके साथ। मेरी युवावस्था में एथलीट होना मेरी पहचान का अहम भाग था। मेरे बेसबॉल के करियर का अंत होने पर मुझे अपने आप को ढूंढने में परेशानी हुई। जब आप पूरा जीवन एक ही तरीके से खुद को परिभाषित करने में लगा देते हैं और यदि वह गायब हो जाए तो फिर आप क्या रह जाते हैं? कुछ नहीं। उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी एवं पूर्व उद्यमी इसी तरह से अनुभव बताते हैं। यदि आपकी पहचान एक ही धारणा में बंधी हुई है, जैसे मैं एक महान सैनिक हूँ, तो जब सेवा काल समाप्त होगा तब क्या करेंगे आप? कई व्यवसायियों के लिए उनकी पहचान एक पंक्ति से बंधी होती है। मैं CEO हूँ, मैं एक संस्थापक हूँ, यही पहचान उनकी रह जाती है बस। मैं ये हूँ, मैं एक महान सैनिक हूँ। यदि आपने उठते बैठते हर पल व्यवसाय के लिए लगाया है तो तब कैसा लगेगा जब आप कंपनी बेच देंगे? यहाँ पे एक पॉइंट बोला है कि अगर आपने उठते बैठते अपना पूरा समय अपने व्यवसाय के लिए दिया तो तब आपको कैसा महसूस होगा जब आप अपनी कंपनी किसी और को बेच देंगे? तब आप क्या करेंगे? ऐसे नुकसानों से पार पाने के लिए खुद को इस तरह से पुनः परिभाषित करें ताकि आप पहचान का वो हिस्सा तब भी बना रहें जब आपकी भूमिका बदल जाए। कुछ पॉइंट्स बताए उन्होंने
कि आप अगर इनको अपनाएंगे तो आप तब भी बने रह सकते हैं जब आपकी मूल पहचान आपसे छिन जाए। तब भी आप क्रिएटिव, खुद में कुछ बदलाव करने वाले, या आप अपनी आदतों को बढ़ाने वाले, अपने ग्रोथ को, अपनी प्रवृत्ति को, अपने प्रेरक तत्वों को मेंटेन रखने का हुनर अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। मैं एथलीट हूँ को बदल कर ऐसा करें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता है। ये मैं एक एथलीट हूँ ऐसा बोलने के बजाय आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानसिक रूप से मजबूत है और शारीरिक चुनौतियों को पसंद करता है। तो ये शब्द में चेंजेस हो गए तो मानस में भी चेंजेस हो जाते हैं। दूसरा है मैं महान सैनिक हूँ, इसको बदल कर ऐसा कुछ कर दीजिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अनुशासित है, भरोसेमंद है और किसी भी टीम में चल सकता है। तो ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर देता है आपको। तीसरा है मैं सीईओ हूँ, मैं सीईओ हूँ को बदल कर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो चीज़ों का सृजन करता है। ये आपके माइंडसेट को बदल देता है। जब प्रभावी तरह से चयन किया जाता है तो पहचान लचीली होती है, न कि नाजुक। जैसे पानी किसी रुकावट के आसपास बह रहा हो, आपकी पहचान विरोध में काम करने की बजाय बदली परिस्थितियों के अनुरूप काम करेगी। जब प्रभावी तरह से चयन किया जाता है तो आपकी पहचान लचीली होती है, न कि नाजुक। जब आप इफ़ेक्टिव तरीके से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं तब आपकी जो पहचान होती है वो नाजुक नहीं होती, वो लचीली होती है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नाजुक एंड लचीला। लचीली वो चीज़ होती है जिसको आप कितना भी बैंड कर लो आप वो टूटती नहीं है। नाजुक वो होती है कि आप थोड़ा भी हिला दे तो वो टूट जाएगी। जैसे पानी किसी रुकावट के आसपास बह रहा है, पानी अपने आसपास ईजिली बह जाता है, किसी भी ऑब्स्टिकल के चारों ओर उसको घेरा करके, उस पर वो बना करके कहीं भी बह जाता है। आपकी पहचान विरोध में काम करने की बजाय बदली परिस्थितियों के अनुरूप काम करने की। तब जब आपकी जो पहचान होगी वो बदली परिस्थिति के विरोध में नहीं काम करेगी, कि जो स्थिति बदल गई तो बिल्कुल अपोजिट होगी कि नहीं भैया ये नहीं करना। आपकी परिस्थिति अगर बदलेगी तो आपकी जो पहचान होगी वो उसके अनुरूप चल जाएगी, उसी के अनुरूप ढल जाएगी। तब आपकी पहचान लचीली होगी। ताओ ते चिंग का एक कोट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समाहित करता है। ताओ ते चिंग का एक कोट आता है, चाइनीज़ फिलोसोफर हुए हैं लाओ त्सु, उनकी एक किताब है ताओ ते चिंग, तो उन्होंने उसमें कुछ मेंशन किया है जो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। मानव जब पैदा होता है तो नरम और सुनम्य होता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है। जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है, और जब मर जाता है तो एकदम कड़ा हो जाता है और सख्त हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ लचीलापन नहीं रहता उसके अंदर। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जो पौधे होते हैं वो कोमल और लचीले पैदा होते हैं। जब मरते हैं तो भुरभुरे और सूखे हो जाते हैं, और जब मरते हैं तो सूखे हो जाते हैं, बिल्कुल टकनी हो जाती है, लकड़ी हो जाते हैं पूरे। इसलिए जो भी कीड़ा है या जो भी कड़ा है, अभी निष्कर्ष बता रहे हैं, इसलिए जो भी कड़ा है, कड़ा मतलब स्ट्रेट है, रिजिड हो गया, बिल्कुल रिजिड, और या लचीला नहीं है, या लचीलापन नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल रिजिड है, वह मृत्यु का अनुयायी है, वह मृत्यु का अनुयायी है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। जो भी नरम और झुकने वाला है वह जीवन का अनुयायी है, और जो भी नरम है, जो सॉफ्ट है, जो लचीला है, वो जीवन का अनुयायी होता है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, जो कड़ा स्ट्रेट होता है वो टूट जाता है। नरम और सुनम्य चलता रहता है, जो सॉफ्ट है और जो सुनम्य है वो चलता रहता है। लाओ त्सु। अनेक आदतें अनेक फ़ायदे कराती हैं, लेकिन इनमें कमी यह है कि वे विचार की पुरानी प्रवृत्तियों में बांध देती हैं, और भले ही आसपास की दुनिया बदल जाए लेकिन वे बनी रहती हैं। आदतें एक फ़ायदा कराती हैं, लेकिन इनमें एक घाटा भी है कि हमारी जो सोच है वो उस सोच को ना पुरानी प्रवृत्ति से बांध देती है। भले ही आसपास दुनिया बदल जाए, भले ही क्या होती है, दुनिया आपस में बदल जाती है आसपास आपके, लेकिन वे बनी रहती हैं, लेकिन आदतें हमेशा बनी रहती हैं। हर चीज़ अस्थायी होती है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ होती है वो स्थायी नहीं होती, हर चीज़ अस्थायी होती है। जीवन सतत बदलता रहता है, जीवन कंटिन्यूस चेंज है, लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंज। इसलिए समय समय पर आपको यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आपके पुराने विचार और आपकी पुरानी धारणाएं अब भी आपको लाभ दे रही हैं। जो लाइफ कंटिन्यूस चेंज होती रह रही है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है जो लाइफ, इसलिए उस लाइफ में आपको टाइम टाइम पे ये जांच जरूर करनी चाहिए कि जो आपकी पुरानी विचारधारा है और जो आपके पुराने बेस हैं जिनसे आप सोचते हैं,
क्या वे अब भी आपको लाभान्वित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको बीच बीच में जांच करनी बहुत ज़रूरी होती है। स्वचेतना का अभाव विष के समान है। अंदर की आपकी जो स्वचेतना है, अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, उसका जो अभाव है वो जहर के समान है, विष के समान होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा विष हरण के समान है, और जो प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन और समीक्षा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, विष हरण के समान है। वो विष को हर देते हैं। जैसे भोलेनाथ ने विष को हर लिया था और अपने गले में समाहित कर लिया था, उसी प्रकार प्रतिबिंब भी और समीक्षा भी आपके विष को हर लेती है। अब है दोस्तों इसका अध्याय का सार। आदतों का लाभ यह होता है कि हम चीज़ों को बिना सोचे कर सकते हैं। कमजोरी यह होती है कि हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। पहला पॉइंट है। दूसरा है आदत प्लस सुविचारित अभ्यास। फॉर्मूला है यहाँ पे, आदत प्लस सुविचारित अभ्यास इक्वल टू महारत। तीसरा है प्रतिबिंब और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है। प्रतिबिंब और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है। और चौथा है जितने अधिक किसी पहचान से चिपके रहेंगे, जितना अधिक आप किसी पहचान से चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जितना आप अपने किसी बने बनाए कैरेक्टर से चिपके रहते हैं, उतना ही वो प्रॉब्लम करेगा आपको आगे बढ़ने में या आपके विकास को रोक देगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का चैप्टर लास्ट, 20वें अध्याय का दूसरा पार्ट। कल हम पढ़ेंगे आपका निष्कर्ष। तो ये आपका इस किताब का निष्कर्ष है जो वो छोटा ही है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे नई बुक। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि हम कौन सी बुक शुरू करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।